तो मैं उस लोकेशन पर आ चुका था जहां मुझे पिज़्ज़ा की डिलीवरी देनी थी। वो जगह एक सुनसान घर था जो घने जंगल में घिरा हुआ था। उस घर के लगभग 3 किलोमीटर के आसपास तक कोई और घर नहीं था। मैं धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ा। मैंने डोर बेल बजाई लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने डोर पर नॉक किया लेकिन दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जब मैंने ध्यान से देखा तो वहाँ पर पहले से ही पिज़्ज़ा के बहुत सारे बॉक्स रखे थे जो कभी खुले ही नहीं थे, बिल्कुल पैक्ड। एंड मैं वहाँ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसके पहले ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। एंड उसके बाद जो हुआ वो इस स्टोरी में आप आगे सुनने वाले हो। सो हेलो गाइस, दिस इज़ सिद्धार्थ एंड आप देख रहे हैं द डार्क बाज़ार। हम ऐसे ही हॉरर वीडियोस लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को करें लाइक। आज की कहानी एक सुनसान हॉन्टेड हाउस के बारे में है जहाँ पर एक डिलीवरी बॉय पिज़्ज़ा डिलीवरी करने जाता है लेट नाइट। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैं एक फूड डिलीवरी एजेंट की तरह काम करता था, जैसा आजकल अधिकतर लोग कर रहे हैं। एंड एक बार एक डिलीवरी के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिसने मुझे ये जॉब छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। एंड ये उस समय की बात है जब मैंने एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम करना शुरू किया था। हाँ, वही कंपनी जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जो खाना डिलीवर करती है। ये काम काफ़ी मुश्किल था, खासकर गर्मियों के महीनों में, और सैलरी भी कुछ खास नहीं थी, लेकिन थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते थे। पिछले कुछ हफ्तों से मैंने अच्छी कमाई कर ली थी। बर्गर्स, पिज़्ज़ा और कभी कभी कुछ और खाना भी मैं डिलीवर कर देता था। टिप्स भी काफ़ी नॉर्मल मिलती थी, लेकिन ऐसी नहीं जैसी मुझे उस दिन मिली। जब मेरे फ़ोन पर वो ऑफ़र आया तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। एक सिंगल डिलीवरी के लिए $50 की टिप। अगर आपको ये कोई छोटी मोटी टिप लग रही है तो मैं बता दूँ, आम तौर पर टिप $2 से $3 की होती है, और अगर कोई बहुत ही अच्छा इंसान है तो वह $10 की टिप देता है। लेकिन $50 का मतलब है कि सामने वाले के पास अंधा पैसा है और उसे अर्जेंटली पिज़्ज़ा चाहिए। तो मैं अपने आउटलेट पर गया, मैंने पिज़्ज़ा बॉक्स उठाया और उस एड्रेस की तरफ निकल गया। जीपीएस ने दिखाया कि ड्रॉप ऑफ लोकेशन काफ़ी दूर थी, तकरीबन 10 किलोमीटर के समथिंग। लेकिन इतनी बड़ी टिप के लिए ये कुछ भी नहीं था। जब मैं शहर से बाहर निकला तो सूरज ढल चुका था और मैं जंगल के बीच से गुजरते हुए रोड्स पर सावधानी से गाड़ी चला रहा था। इन जंगल वाले इलाकों में अंधेरा बहुत जल्दी होता है एंड वहाँ कोई स्ट्रीट लैंप्स भी नहीं होते, और बिना चांद की रात में सिर्फ आपकी बाइक की रोशनी ही सहारा होती है। लेकिन अंधेरा इतना गहरा होता है कि आपको अपनी हाई बीम ऑन करनी पड़ती है। तो आगे बढ़ते हुए बीच बीच में कुछ गाड़ियाँ और एक आधा ट्रक गुजरा, लेकिन जैसे जैसे मैं लोकेशन के पास पहुँचते गया मैंने ये नोटिस किया कि वहाँ और कोई गाड़ी नहीं थी। एंड जीपीएस ने मुझे एक कच्ची मिट्टी वाली सड़क पर मुड़ने के लिए कहा। वो एक सिंगल लेन वाली सड़क थी जहाँ पर आप बस उम्मीद करते हैं कि सामने से कोई दूसरी गाड़ी ना आए। एंड नीचे बिखरे हुए कंकड़ भी थे। तो मैं उस रास्ते पर चलने लगा। टायर्स की क्रंचिंग की आवाज़ आई और मैंने फिर से अपनी हाई बीम्स ऑन कर दी। रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आसपास बोर्ड्स लगे थे जिन पर लिखा था प्राइवेट प्रॉपर्टी, यहाँ से दूर रहो वगैरह, जो काफ़ी ज़्यादा पुराने थे, जिनको मैं मुश्किल से पढ़ पा रहा था। एंड मैंने अपने फ़ोन पर देखा कि वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। लेकिन क्योंकि मैं इतना अंदर आ चुका था तो मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना है। मैं लगातार गाड़ी चलाता रहा। ऐसा लगा जैसे 5 मिनट और गुजर गए। वहाँ कोई घर या इंसानी बस्ती का नामो निशान तक मुझे नहीं मिला। लेकिन अचानक मैंने एक पॉप की आवाज़ सुनी और फिर किसी चीज़ के ज़मीन से रगड़ने की आवाज़। मेरी गाड़ी रुक गई एंड जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि मेरे दोनों टायर्स पूरी तरह से फट चुके थे। मैंने फ़ोन की फ्लैशलाइट से चेक करने की कोशिश की कि टायर कैसे पंचर हुआ, लेकिन वहाँ इतना ज़्यादा अंधेरा था और हवा में इतने सारे छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़े कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। टो ट्रक बुलाने के लिए मेरे फ़ोन में सिग्नल भी नहीं था। मैंने अपने चारों तरफ देखा। पेड़ों के बीच से मुझे एक घर जैसा कुछ साया जैसा दिखा। तो मैंने सोचा कि मैं डिलीवरी पूरी कर सकता हूँ और फिर उसी घर के मालिक से पूछकर फ़ोन कर सकता हूँ ताकि मुझे टो ट्रक की मदद मिले। तो मैं उस पहाड़ी को चढ़कर उस घर तक गया। घर पर कोई लाइट्स नहीं थी, जिससे मैंने सोचा कि शायद उनके खिड़की के ब्लाइंड्स बंद होंगे।
लेकिन जैसे ही मैं करीब गया तो मैंने देखा कि घर की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। मैंने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट घुमाई। मैं साफ साफ देख सकता था कि विंडोज़ पर लकड़ी के बोर्ड्स लगे थे और वो लकड़ी सड़ चुकी थी। मैंने दूरी पर कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी एंड फिर एक उल्लू की आवाज़ आई। साथ में झिंगुर भी आवाज़ें कर रहे थे। उस घर के करीब पहुंचने पर मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरे दिमाग पर फटाक से एक कुछ तो गड़बड़ है वाली घंटी बजा दी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पिज़्ज़ा के बॉक्सेस थे। सभी अनओपन थे और गेट के पास रखे हुए थे। मैंने अपना पिज़्ज़ा वहाँ रखा और उनमें से एक बॉक्स खोला एंड जब मैंने वो बॉक्स खोला तो उसमें बहुत सारे कीड़े थे जो सड़े हुए पिज़्ज़ा को खा रहे थे। मैंने तुरंत उसे बंद किया और मुझे उल्टी जैसा फील होने लगा। इतने सारे पिज़्ज़ा ऑर्डर्स करके उन्हें यहाँ सड़ने के लिए छोड़ देना कितना ज़्यादा अजीब था। मैंने बॉक्स नीचे रखा और दरवाजे पर एक नॉक किया एंड तब मुझे एहसास हुआ कि दरवाजे की खिड़कियाँ टूटी हुई थी और दरवाज़ा बस थोड़ा सा खुला था। जब मैंने उसे छुआ, फर्श पर कांच बिखरा था और दीवारें और छत पर ब्लैक वॉलपेपर लगा था जो फट कर लटक रहा था। मैंने सोचा अब बहुत हो गया। मैं तुरंत गाड़ी की तरफ चलने लगा। तभी मुझे याद आया कि मेरे टायर्स तो फट चुके हैं एंड मैंने फैसला किया कि मैं सिर्फ अपनी चाबी और फ़ोन लेकर पैदल ही मेन रोड पर वापस जाऊंगा। वहाँ से मदद मांगूंगा और अगले दिन अपनी गाड़ी टो करवा लूँगा। तो जब मैं अपनी गाड़ी के पास गुज़र रहा था मुझे आखिरकार पता चल गया कि मेरा टायर कैसे पंचर हुआ था। सड़क पर लकड़ियाँ और सूखी घास से ढका हुआ एक स्पाइक स्ट्रैप लगा था, वैसा ही जैसा पुलिस गाड़ियों का पीछा करते वक्त उन्हें रोकने के लिए यूज़ करती है। उसमें काफ़ी ज़्यादा जंग लगी थी और वो मुश्किल से ही दिख रहा था, लेकिन वो वही था। मेरे शरीर में एक झुनझुनी सी दौड़ गई थी जब मैंने उसे नोटिस किया, क्योंकि किसी ने उसे जानबूझकर वहाँ रखा था। एंड तभी मेरे अंदर पैनिक करने वाला मोड स्टार्ट हो गया। पूरी सिचुएशन मुझे ऑफ लगने लगी। बड़ी टिप से लेकर सुनसान जगह तक पिज़्ज़ा बॉक्सेस, और अब ऐसा लग रहा था कि कोई जानबूझकर मुझे इस सुनसान इलाके में फंसा रहा है। मैंने उस बेचैनी को दूर करने की कोशिश की और मैं आगे बढ़ने लगा। अगर मुझे सही से याद है तो मैं उस कच्ची सड़क पर तकरीबन 2 किलोमीटर चला। अगर मैं तेज़ चलता तो मैं 40 मिनट में मेन रोड पर पहुंचकर मदद के लिए किसी गाड़ी को रोक सकता था, लेकिन जंगल के अंधेरों में वो 40 मिनट एक साल जैसे लग रहे थे। एंड तभी मुझे एक एहसास हुआ, कोई शायद मुझे फॉलो कर रहा है। ये सोचकर मुझे घबराहट सी होने लगी। मैं बस झिंगुरों की चिरपिंग और ज़मीन पर अपने जूतों की आवाज़ सुन सकता था। तभी मुझे हल्की सी आवाज़ आई, जैसे मेरे पास से कुछ बहुत तेज़ी से निकल कर गया और वो किसी लकड़ी की चीज़ पर टकरा गया। मैंने चारों तरफ देखा लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन चलते चलते मुझे एक बार फिर वो आवाज़ आई, लेकिन इस बार ये और करीब थी। एंड तब मैं नोटिस किया कि एक तीर मेरे दाएं तरफ वाले पेड़ में जाकर लग गया और मैंने इसे तुरंत नोटिस कर लिया और मैं समझ गया था कि कोई मेरे पीछे है जिसने ये तीर चलाया है। और मैं बिना कुछ सोचे समझे फ्लाइट मोड में पागलों की तरह भागने लगा और मेरे पीछे और तीर आते गए। मेरी सांस फूल रही थी। मैं कच्ची सड़क से निकलकर घने जंगल में घुस गया, जहाँ झाड़ियों और टहनियों में मेरे चेहरे को बुरी तरह खरोच दिया। मैं बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं बस चुपचाप खड़ा रहूं और अंधेरे को मुझे छुपने में मदद करने दूं। मैंने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट बंद कर दी और मैं झाड़ियों में छिप गया। खामोशी और अंधेरे में कुछ मिनट एक साल जैसे लगने लगे थे जो धीरे धीरे बीत रहे थे। फिर मैंने एक फ्लैश लाइट की एक रोशनी देखी। कदमों की आवाज़, भारी भरकम कदमों की आवाज़, जो एक बहुत ही भारी भरकम आदमी की थी। एंड मैंने ध्यान से देखा कि एक आदमी हंटिंग कैमो जैकेट और हुड पहने हुए मेरी तरफ आ रहा था। उसने फ्लैश लाइट को इधर उधर घुमाया और मैं झाड़ियों में अपना चेहरा छुपाने के लिए सिमट सा गया। मैंने नोटिस किया कि उसके हाथ में एक क्रॉसबो थी। एंड उस एग्जैक्ट समय पर मौत के करीब होने का एहसास मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता था। मैं उस पल सोचने लगा था कि अब मैं
एक क्रॉसबो वाले किसी पागल आदमी के हाथों मारा जाऊंगा। एंड मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। मैं डर से इतना कांपने लगा कि कब मेरे हाथों मेरे पास की एक टहनी बच गई एंड वो आवाज़ उसने सुन ली। वो मेरी तरफ भागते हुए आया एंड मैं वहाँ से पूरी ताकत से जंगल में दौड़ने लगा। मैं सुन सकता था कि वो मेरा पीछा कर रहा है और वो मेरे ऊपर एरोस भी चला रहा था। चलते चलते मैं भागने लगा, लेकिन तभी एक एरो मेरे दाएं पैर में आकर लगा। वो मेरे पैर के पूरा आर पार हो चुका था। मेरा पैर पूरी तरह दर्द कर रहा था, लेकिन मैंने भागना बंद नहीं किया। मैं बस भागता गया। मैं महसूस कर सकता था कि मेरा पैर कितना ज़्यादा दर्द कर रहा है, उसमें से खून बह रहा था, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। मैं बस भागता रहा। जंगल से निकलकर एक छोटी सी जगह में पहुंच गया एंड मैंने नोटिस किया कि वो आदमी कहीं रुक गया है। मैं उसे देख सकता था। वो वहीं खड़ा था अपनी क्रॉसबो पकड़े हुए, जैसे वो उस जगह से आगे नहीं आ सकता। सांस लेते हुए मैंने ऊपर देखा और मेरी हालत ही ख़राब हो गई। उस जगह पर बीच में एक अजीब सा राक्षसी स्ट्रक्चर था, जिसके सर पर बड़े बड़े सींग थे और हाथ फैले हुए थे। किसी तरह की डेविल या ऑकल्ट आइडल थी। ज़मीन पर कुछ काली मोमबत्तियाँ जल रही थी, जो ऊपर बनी मूर्ति पर हल्की रोशनी डाल रही थी। हवा में एक स्मेल भी थी, कुछ मेटेलिक और बीमार करने वाली सड़ने की बदबू। हल्की सी हवा चली तो ऐसा लगा जैसे कुछ मेटल आपस में टकरा रहे हैं और उनकी आवाज़ आ रही थी। मैं मुड़ा और देखा कि पेड़ों पर पिंजरे लटके हुए थे। फ़ोन की लाइट ऑन करके मैंने ठीक से देखा और उसके अंदर क्या था मैं देख नहीं पाया, क्योंकि उस पिंजरों में इंसानों के बचे हुए अवशेष थे, जिन्हें देखकर मेरे अंदर का इंसान कांपने लगा था। मैं वहाँ से सीधा भागा। मैं अपने आप से बात कर रहा था, ये क्या था? वो जो कुछ भी था वो मेरी समझ से बाहर था। बस उस जगह को देखकर ही मैं डर से भर गया था, थक चुका था। मेरा पैर पूरी तरह दर्द में था, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता था, इसलिए मैं बस पागलों की तरह भाग रहा था। एंड आखिरकार मैं मेन रोड पर आ गया। मैंने तुरंत एक गाड़ी को रोका और उसमें बैठ गया। वो ड्राइवर एक दाढ़ी वाला मिडल एज आदमी था, जो मेरे पैर को देखकर घबरा गया था। उसने कहा कि जल्दी हमें हॉस्पिटल पहुंचना है। मैं इतना थका हुआ था कि मैं कुछ बोल नहीं पाया। 15 मिनट बाद जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। वो आदमी मेरे पास बैठा था। उसने मुझे कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पुलिस को ये नहीं बताता कि मैंने क्या देखा। बस उन्हें यह कहता कि मेरी गाड़ी जंगल में ख़राब हो गई थी, क्योंकि वहाँ कुछ ताकतवर चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जिन्हें तुम समझ नहीं सकते और ना ही समझना चाहोगे। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, बस इस चीज़ से निकल जाओ। उसके बाद पुलिस आई। उन्होंने मेरा बयान लिया। मैंने वही कहा जो उस आदमी ने मुझे कहा था, क्योंकि मैं उसकी वार्निंग से डर गया था। मुझे लगा कि मैं नहीं चाहता मेरे साथ कुछ अजीब हो, तो मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि मैं वहाँ गया, मेरी गाड़ी वहाँ ख़राब हो गई और मेरे पैर में चोट कैसे लगी। मैंने ये नहीं बताया। मैंने बस कहा कि मैं एक पत्थर पर गिर गया था, जिससे मेरे पैर में चोट आ गई, और उनसे कहा कि मेरी गाड़ी रिकवर कर लें। एंड खुशकिस्मती से पुलिस कुछ दिन बाद मेरी गाड़ी रिकवर करने में सफल रही, लेकिन उन्होंने स्पाइक ट्रैप्स या उस एबेंडन घर या किसी मूर्ति के बारे में कुछ नहीं कहा। एंड इस सब के बाद मैंने वो डिलीवरी वाली जॉब हमेशा के लिए छोड़ दी।